हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो को जल्दी से पूरा देख लीजिएगा क्योंकि 23 फरवरी को आने वाला जीव विज्ञान का पेपर हमें मिल चुका है और इसके एक एक प्रश्न का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो प्रश्न मैंने बताए हैं वो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक बात जरूर सुनना मेरी कि जो प्रश्न मैं आज बताने वाला हूँ, इस पेपर को सॉल्व कराने वाला हूँ, इसको पूरा देख लीजिएगा क्योंकि आपके बहुत से प्रश्न इससे तैयार होंगे और हो सकता है इसमें से आपके कई प्रश्न मिल जाएं क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैंने वे प्रश्न रखे हैं जो रिपीट होते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस पेपर को पूरा सॉल्व कर कर ही जाइएगा। देखो, थोड़ा सा समय लगेगा, कर लेना है, बहुत से प्रश्न तैयार होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई को सपोर्ट करना है कि नहीं, तो आइए देख लेते हैं। देखो, पेपर बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपको अनुक्रमांक, नाम, सब, ये पेपर कोड, पेपर संख्या ऐसे ही होगी। आपको 2026 जीव विज्ञान ऐसा लिखा होगा, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होता है, आप जानते हो। तो हम सबसे पहले बिना टाइम खराब किए हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के पास। तो देखिए, इसमें पहला विकल्प एक प्रश्न है हमारा, बहुभिन्नता की खोज की गई, यानी किसके द्वारा की गई ये बताना है। ऑप्शन होंगे आपके पास, ल्यूवेनहोक द्वारा, माहेश्वरी द्वारा, और भी ऑप्शन है आपको बताऊं तो विंकलर द्वारा या कूपर द्वारा। तो सही आंसर इसका ल्यूवेनहोक द्वारा। किसके? ल्यूवेनहोक ने बहुभिन्नता की खोज की थी। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम्स में, गोल्जिकाय में या एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में। तो इसका सही आंसर होता है केंद्रक में। क्या है? संदेश वाहक आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? केंद्रक में होता है। फिर अगला है, जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है सुनहरा चावल, ग्लूकोज, गेहूं या मक्का। तो इसका सही आंसर होता है सुनहरा चावल, यानी गोल्डन राइस। फिर देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में। तो दुधवा उत्तर में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, जरूरी है ए, आपके जो एक एक अंक वाले प्रश्न है इंपोर्टेंट है, ये भी तैयार होंगे आपके। कितने? आपके 5 प्रश्न ये तैयार होंगे। जो जितनी बहुत से प्रश्न तैयार होंगे तो बस वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करना है, पसंद आ रही होगा वीडियो तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्तनपान अनार्थव के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए। तो देखिए, मैंने इन सबको इनके आंसर लिखे हुए हैं, तो देखिए हम लिख सकते हैं। पहला है, देखिए, यह स्पष्टता प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। दूसरा है, शिशु का भी पोषण इत्यादि भी निश्चित ही उच्च श्रेणी का होता है, साथ ही माता का शिशु के साथ ममता स्रोत बढ़ने से स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है। ये इसके इतना आपको इसमें लिखना है। क्या है? कि स्पष्टता प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है जिसका कोई भी दुष्प्रभाव भी नहीं होता है और शिशु का भी पोषण इत्यादि भी निश्चित ही उच्च श्रेणी का होता है, साथ ही माता का शिशु के साथ ममता स्रोत बढ़ने से स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है। इसमें से इतना लिखना था कि स्तनपान अनार्थव के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए, तो ये 2 लाभ हो जाएंगे। फिर अगला है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बन चुका है पेपरों में, तो ये देखते हैं। क्या है? हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव होता है। इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर स्राव बंद नहीं होता है। इस कारण इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं। यानी एक ऐसा रोग है, अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? ब्लीडर रोग कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या है, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, ये देखते हैं। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सरल जैविक कारकों के नियमित अनुप्रयोग से, चाहे वे जीवित हो अथवा अजीवित, कोशिका हो या कोशिकांग के लाभदायक उत्पाद महत्व के लिए बनी विधि होती है। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर है, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव से आपका क्या अभिप्राय है? तो देखिए, आइए देख लेते हैं कैसे। तो क्या होता है, गाय किसी भी वर्ग के पौधे या जंतु अथवा अन्य जीव जिनके जीन्स जीव प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं। क्या हो गई? ये किसी भी वर्ग के पौधे या जंतु अथवा अन्य जीव जिनके जीन्स
जीव प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं। पारजीवी जंतु जैसे सुअर, भेड़, चूहा, गाय आदि में बाहरी जीन्स का स्थानांतरण किया जा चुका है, यानी इनमें बाहरी जीन डाले जाएंगे, उन्हें हम आनुवांशिक रूपांतरित कहेंगे। तो इनमें जो बाहरी जीन्स का रूपांतरण कर दिया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि सहजीवन से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सहजीवन। तो सहजीवन क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध जिसमें दोनों जीव अथवा किसी एक को ही लाभ होता है। ठीक है, किंतु दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है, ऐसे जीव को सहजीवन अथवा ऐसे पौधे को सहजीवी पौधे कहते हैं। जैसे लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है जो शैवाल और कवक के सहजीवन में रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो हो गए आपके 5 अति लघु प्रश्न, एक एक अंक के हो जाते हैं। फिर आता है लघु उत्तरीय फर्स्ट, जो कि 2 अंक के प्रश्न होते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया बी संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। बी संक्रमण इंपोर्टेंट प्रश्न है, आइए देख लेते हैं बी संक्रमण होता क्या है। क्या है देखिए, किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। क्या हो, किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना क्या कहलाता है, विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्रों आदि को विसंक्रमित करने के लिए ऊष्मा, रसायन तथा छानने की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। शल्य चिकित्साओं के प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों एवं उपकरणों को ऑटोक्लेव में 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तथा 15 पॉइंट दाब पर 15 मिनट तक रखकर इनका विसंक्रमण किया जाता है। यानी क्या हो जाएगा, विसंक्रमण आपको याद हो जाएगा कि किसी स्थानीय वस्तु के जीवाणुओं को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्या कहलाता है, विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जो शल्य चिकित्सा में जो चीजें उपयोग की जाती हैं, उन चीजों को द्वारा उनसे जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी कई देखो ऑटोक्लेव विधि अपनाई जाती है। इसमें 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तक उनको और तथा 15 पॉइंट दाब पर 15 मिनट तक रखकर उनका विसंक्रमण कराया जाता है। ये सब होता है इसमें। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेंडल का प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो देखिए क्या है, प्रत्येक एकल लक्षण किसी विशेष प्रकार के जोड़े या युग्म से नियंत्रित होता है। एक ही लक्षण के ये दो कारक परस्पर विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। तब सामान्यतः एक कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तथा एक प्रभावी कारक कहलाता है तथा इसका दूसरा अप्रभावी कहलाता है। यानी बात सिंपल सी इतनी है कि अगर मान लीजिए कोई दो विपरीत लक्षण, एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना, अगर इनके बीच हम संकरण कराते हैं तो इनसे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जो विपरीत प्रकार के जनकों के बीच अगर ऐसी परिभाषा करते हैं, प्रभाविता होती क्या है कि जब दो विपरीत प्रकार के लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनमें जो लक्षण प्राप्त होता है उनमें एक लक्षण प्रभावी जो दिखाई देता है वो प्रभावी, जो नहीं दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण है। जैसे हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया तो उसमें हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। यानी लक्षण कैसा प्राप्त हुआ, लक्षण लंबा पैदा हुआ, लंबा लक्षण प्राप्त हुआ। तो इसमें जो लंबा लक्षण क्या होगा आपका, प्रभावी होगा, और बौना क्या होगा, अप्रभावी होता है। तो यही क्या कहलाता है, प्रभाविता का लक्षण कहलाता है, यानी प्रभाविता कहलाता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। फिर देखिए अगला है, मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आइए देखते हैं। पहला है एक्टोडर्म। क्या है, एक्टोडर्म हो जाएगा। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, त्वचा की एपिडर्मिस, त्वक ग्रंथियां, बाल, नाखून आदि। दूसरा तंत्रिका तंत्र, अधिभ्रक ग्रंथि तथा मेडुला प्यूस ग्रंथि का मध्यपिंडक तथा पीनियल ग्रंथि, नेत्र तथा नेत्र से संबंधित भाग, अंतःकरण, ये सब इनसे बनता है। दूसरा है मीसोडर्म। मीसोडर्म से बनते हैं त्वचा की डर्मिस, पेशियां व संयोजी ऊतक, पेरिडोनियम, वृक्क, जनक, अधिवृक्क ग्रंथि का कॉर्टेक्स और हृदयावरण तथा प्लूरल स्तर आदि, ये सब क्या है इससे बनते हैं। ठीक है, ऐसे एंडोडर्म। क्या है, फिर एंडोडर्म से बनते क्या है, आहार नाल का भीतरी स्तर, आहार नाल की ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड व थाइमस ग्रंथियां, श्वास नली आदि, ये सब इससे बनते हैं। ठीक
ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ कह रहा है कि जो सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस साल ये आपके पेपर में बनने वाला है। तो सरोगेट माता क्या होती है, यानी जो क्या होती है, परपोषी मातृत्वता। इस विधि में, यानी परपोषी मातृत्वता भी कहते हैं, तो इस विधि में अंता पात्रे निषेचित यानी आईवीएफ तकनीक, जिसको परखनली शिशु कहते हैं, कि अगर मान लो प्रयोगशाला में जिसका शुक्राणु और अंडाणु की मध्य निषेचित कराने के बाद जो भ्रूण बनता है, वो क्या कहा है, अंता पात्रे निषेध प्राक भ्रूण को वास्तविक माता की जगह, कोई वास्तविक माता जिनके अंडाणु हैं उनकी जगह किसी दूसरी माता को क्या कर दिया, पैसों के द्वारा या किसी द्वारा मान लो कि उनसे कहा है कि उनके गर्भ में उस जो भ्रूण बना है उसको धारण करा दिया जाए, वो ये जगह एक अन्य स्त्री सरोगेट माँ या धात्री माता में आरोपित कर दिया जाता है। धात्री माता में यह भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक परिवर्धित होता है रहता है। इसके पश्चात भ्रूण को पुनः मूल माता में अथवा अन्य किसी स्त्री में आरोपित कर दिया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग उन स्त्रियों में लाभदायक होता है जिनमें युग्मक का निर्माण तो होता है परंतु भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है। यानी बात की जाए कि माता को दूसरी माता को, यानी जो दूसरी माता को पैसे के माध्यम या किसी भी चीज के कारण क्या कर दी, जो दूसरे बच्चे को पालती है, ठीक है, गर्भ में धारण कराती है और फिर उसको जन्म के बाद वो सामने वाली माता को दे देती है, वो धात्री माँ कहलाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये हो गए आपके कितने 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को लिखिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आइए देख ले। देखिए, लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के उपचार में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान प्राप्त हो रहा है, जिससे सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया की बीटो थैलेसीमिया सिल्क सेल एनीमिया एड्स आदि रोगों को प्रारंभिक अवस्था में पहचानने में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, टीका उत्पादन में, तो अगला गर्भावस्था में रोग की जानकारी में, स्टेरॉयड हार्मोन उत्पादन में, जीन चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। तो इसी के चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्या है अगला देख लेते हैं, यानी 2-3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। फिर देखिए अगला है, यहाँ से आपके होते हैं 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट। ठीक है, तो एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको आप अच्छे तरीके से तैयार जरूर कीजिएगा। कौन कौन से प्रश्न है वो, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का संक्षेप उल्लेख कीजिए। द्विनिषेचन की क्रिया आप जानते हो कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं। ऐसे मान लीजिए एक एक जो बीजांड का चित्र बनाते हैं, जो बीजांड या भ्रूण पोष का चित्र बनाते हैं, इसमें मान लीजिए ये क्या होती है, प्रतिमुख कोशिकाएं, ये प्रतिमुख ये सहायक कोशिकाएं, ये अंडक होता है, के ध्रुवीय केंद्रक, ये प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है कि जब कोई पराग नलिका में उपस्थित नर युग्मक, कितने हैं 2 नर युग्मक, पहला नर युग्मक किससे अंडक से निषेचन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है और दूसरा ध्रुवीय केंद्र से निषेचन करके त्रिगुणित युग्मनज बनाता है। इस प्रकार ये क्रिया कितनी बार हुई, आवृतबीजी पौधों में 2 बार हुई, तो इस क्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है। इसकी खोज फ्रिटिलिया और लिलियम के पादप में एस.जी. नवासचंद ने की थी। तो क्या लिखोगे कि किसी आवृतबीजी पौधे में क्या क्या स्थित होता है, जो सहायक कोशिकाएं, अंडक, ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुख कोशिकाएं। फिर जब जब कोई परागनलिका में 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है तो पहला नर युग्मक अंडक से निषेचन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जिसे हम सत्य निषेचन कहते हैं, और दूसरा क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित करके क्या करता है, त्रिगुणित युग्मनज बनाता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया 2 बार हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विनिषेचन कहेंगे। किसकी खोज किसने की थी, फ्रिटिलिया और लिलियम के पादप में एस.जी. नवासचंद ने की थी। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है, आनुवंशिक कूट पर निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, फिर लिंग गुणसूत्र क्या है, मानव में लिंग निर्धारण की में इसकी क्या भूमिका है। तो आपने पढ़ा है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी में होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी क्या होते हैं, कायक होते हैं, और एक जोड़ी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। जैसे नर में बात की जाए तो XY और मादा में बात की जाए तो XX, और इसी के आधार पर मनुष्यों में लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ लेना कर लेना है। फिर मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मांसाहारी पर संक्षिप्त टिप्पणी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, लिंग निर्धारण मधुमक्खी में और इनमें
पूछ लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है टीकाकरण। फिर डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर बताइए। डीएनए आरएनए में अंतर सबसे ज्यादा बनने वाला प्रश्न है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इस पर अंतर होता है। प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट क्या होते हैं, कि जो भी जीव नष्ट हो रहे हैं उनको संरक्षित करने वाला स्थान क्या कहलाता है, तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहलाता है, तो इसको पढ़ना है। बायोपायरेसी क्या होता है, तो बायोपायरेसी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल ये आपके पेपर में आने वाला है, लिख कर ले लीजिए उससे। बायोपायरेसी या एकस्प यानी पेटेंट आने वाला है। ठीक है, फिर देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन करना है। फिर एंटीबायोटिक पर संक्षिप्त टिप्पणी इंपोर्टेंट है। परभक्षी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनको तैयार करना है, आपको तैयार करके रखना है, अच्छे तरीके से कहिए, तैयार करके जाना है। ठीक है, फिर देखिए अगला है, आज से जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 5 अंक के प्रश्न आते हैं। क्या है प्रश्न, एक आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र का चित्रात्मक निरूपण कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, इसके शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, पढ़ना है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बन सकते हैं। फिर अगला देखिए वंशागति को परिभाषित कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के नियम आपको अच्छे का पढ़ना है। पृथक्करण, स्वतंत्र अवयवन, ये पढ़ लेना है। फिर देखिए युग्मक जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रश्न इंपोर्टेंट है। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, इसकी किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर देखिए कोशिका में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के कार्य लिखिए। तो ऐसे 9 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। 9 प्रश्न में कितने प्रश्न, बहुत से प्रश्न बन चुके हैं। तो देखिए इतने प्रश्न आप अगर तैयार करते हो, देखो प्रश्न इनमें से जरूर बनते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप इनको अच्छे से और ईमानदारी से तैयार करके जाइए, गारंटी आपसे आपको इसमें से वे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।